नमस्कार। मैं मौर्य मनीष। जैसा कि पिछले बार हमने एक्ट के बारे में चर्चा की थी, अब इस एक्ट के अंतर्गत मैंने बताया था कि इस एक्ट के अंतर्गत कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड एमपी एक्ट 1940 के अंतर्गत योजनाएं भी बनी है, जिसकी चर्चा सेक्शन में है, पर उसके विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, इसकी मैंने पिछली बार कहा था। तो आइए अब विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। तो जो सबसे बड़ी योजना है वो है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड स्कीम। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड स्कीम, इस योजना को नोटिफाइड किया, गजट नोटिफाइड किया गया 11 दिसंबर 1948 को। 11 दिसंबर 1948 को इस योजना को गजट नोटिफाइड करके एक बहुत बड़ी स्कीम, जो बहुत बड़े लेबर्स को राहत देने के लिए, एक बहुत बड़ी पूरे कोल माइंस के जितने एम्प्लॉयज हैं उनको राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा किया गया। अब ये जो स्कीम आई, ये सीएमपी एंड एमपी एक्ट के सेक्शन 3 जिसकी चर्चा की गई थी, सेक्शन 3 में ये बताया गया था एमपी एक्ट में कि एक योजना होगी इसके तहत, जिसको कोल माइन प्रोविडेंट फंड स्कीम कहा जाएगा और जिसकी एप्लीकेबिलिटी पूरी इंडिया में होगी। परंतु हुआ क्या था कि उसके पहले भी एक कुछ ऑर्डिनेंस के पहले, जो स्कीम आने से पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसकी सेक्शन में हमने चर्चा की थी एमपी एक्ट में कि उसका रिपील करेगा गया ऑर्डिनेंस का। तो उस समय में कुछ स्टेट्स में जहां जहां कोल माइन थी उसको भी लिया गया था, जिसका मैंने एक ओवरव्यू लिया है कि 1947 में वेस्ट बंगाल और बिहार को शामिल किया गया, 10 अक्टूबर 1947 को बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया, 1957 में महाराष्ट्र को शामिल किया गया, 63 में नागालैंड को शामिल किया गया। इसका मतलब कि कब कौन सा स्टेट हमारे कोल माइन प्रोविडेंट फंड स्कीम के दायरे में आ गया, इसकी चर्चा अपेंडिक्स में की गई है, जिसको अपेंडिक्स में दे सकते हैं, जिसमें तालचर, आसाम, रेवा, जम्मू एंड कश्मीर सारी की बात की गई है। तो इस सारी चीज़ों की जो बात की गई है वो हमारे पारा 1 में की गई है। उसके बाद पारा 2 आता है। पारा 2 आता है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या आता है कि कुछ एक जो वर्ड्स है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो वर्ड्स क्या कहते हैं। ये जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक इस स्कीम को समझना या उसके आगे के बारे में चर्चा हम नहीं कर सकते। तो इसमें पहला जो है वो है 2B, बेसिक वेजेज। बेसिक वेजेस क्या होता है? तो बेसिक वेजेस होता है जो भी कैश एमेंडमेंट्स हमें मिलता है पे के रूप में, लीव के दौरान पे मिलता है, वो बेसिक वेजेस कहलाते हैं। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं वो इसके अंदर शामिल, बेसिक वेजेस के अंदर शामिल नहीं होते हैं। ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि बेसिक वेजेस क्या है। उसके बाद आता है 2D, चिल्ड्रेन। वो कहता है चिल्ड्रन कौन होंगे? तो चिल्ड्रन वही होंगे जो लेजिटिमेट होंगे। इसका मतलब कि जो मेंबर के बच्चे होंगे और जो उनके द्वारा अगर एडप्ट किया गया है, पर वो लीगली रूप से एडप्ट किया गया है, तभी वो बच्चे हमारे स्कीम के अंतर्गत, इस एम्प्लॉय के अंतर्गत ये दावे के हकदार माने जाएंगे। अब उसके बाद आएगा 2G, एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय। एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय क्या होता है? तो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय वो होता है जो हमारा मेंबर है, पर हमारे मेंबर बने हुए जब वो अपनी उम्र के 50 वर्ष पार करने के बाद विड्रॉ कर लेता है उस अमाउंट को, तब वो दोबारा अगर फिर वो कोयल कंपाउंड में ज्वाइन करता है तो हमारे स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकता है। ये एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय में स्पष्ट रूप से कहा गया है। दूसरा, वैसे भी लोग भी जो किसी ठेकेदार के अंदर ब्रिक मेंटेन का काम करते हैं या टाइल्स बना का काम करते हैं, वो भी सीएमपीएफ स्कीम में एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय में आते हैं। 2H, फैमिली। फैमिली के जिक्र किया गया। तो फैमिली किसे कहते हैं? तो फैमिली में क्या है कि अगर कोई मेल मेंबर है तो उसके कौन से उसकी फैमिली में काउंट होंगे? तो उसकी फैमिली में काउंट होंगी, उसकी वाइफ काउंट होगी, उसके बच्चे काउंट हो, जो डिपेंडेंट बच्चे हैं वो काउंट होंगे, जो हस्बैंड के पेरेंट्स होंगे, फिर उसके बच्चे की विधवा एवं बच्चे शामिल होंगे। तो जो अगर मेल मेंबर है तो मेल मेंबर में उसकी वाइफ, उसके जो बच्चे हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, और जो उसके डिसीज सन्स के वाइफ और बच्चे हैं, ये उसमें शामिल होंगे। और अगर लेडीज मेंबर है, अगर बनती है तो लेडीज मेंबर में उसके हस्बैंड होंगे, उसके डिपेंडेंट बच्चे होंगे, उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स होंगे, और हस्बैंड के डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स होंगे, और उसके बच्चे की विधवा और बच्चे होंगे। तो ये फैमिली मेंबर, तो ये क्लियर कट समझ लेना है कि कौन ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो मेंबर्स के रूप में माने जाएंगे, और दावे के निष्पादन में इसका विशेष ख्याल रखा जाना जरूरी है।
उसके बाद आता है टू, फैमिली की चर्चा 2H में की गई है। इसको भी ध्यान रखना है कि पारा किस पारा के अंतर्गत गई है, 2H में। 2K में क्या गया है, पीरियड ऑफ मेंबरशिप। पीरियड ऑफ मेंबरशिप क्या होगा, तो पीरियड ऑफ मेंबरशिप क्या होगा ये भी एक बहुत बड़ा समझना बहुत जरूरी है कि पीरियड ऑफ मेंबरशिप किसी भी एम्प्लॉय का तभी तक होगा जिस दिन से उसने हमारे जो फंड में ज्वाइन किया और जिस भी दिन उसने अपने पूरे प्रोविडेंट फंड को विड्रॉ कर लिया, होल या पार्टली, ये भी समझ लेना जरूरी है। या तो होल या पार्ट भी कर लेता है तो वो हमारा मेंबरशिप उसकी वहीं पर से सीज हो जाती है। तो ये पीरियड ऑफ मेंबरशिप वही होता है जिसकी चर्चा 2K में की गई है। और 2M में क्या की गई है, 2M में है टोटल इमोल्यूमेंट्स। टोटल इमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं, अब ध्यान रखिएगा, बेसिक बेसिस हमने जो बात की थी वो अलग चीजें हैं। टोटल इमोल्यूमेंट्स में क्या होता है, तो टोटल इमोल्यूमेंट्स उसके जो पे होते हैं, जो कैश इमोल्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा जो अलाउंसेज होते हैं, जैसे ओवर टाइम होता है अलाउंसेज, या इसको स्पेशल कोई पेमेंट मिलता है, कोई लीव पेमेंट होता है, कोई एक्स्ट्रा काम का पैसा होता है, वो उसमें आ जाते हैं। तो ये जो अलाउंसेज हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर उसको हम स्पष्ट रूप से अगर कहें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई गारंटेड वेज हो जाते हैं, एडिशनल पेमेंट हो जाते हैं, रिम्यूनरेशन फॉर पेड हॉलीडेज हो जाते हैं। पर कौन नहीं होते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी। तो क्या नहीं होता है, तो कोल वाइज बोनस स्कीम के अंदर जो बोनस पेमेंट होता है वो टोटल पेमेंट्स में नहीं शामिल होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है वो नहीं शामिल होगा। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, कोई स्पेशल पेमेंट ऐसे ही होता है तो वो भी शामिल नहीं होगा। कोई अगर उसको कंपनसेशन मिलता है तो वो भी शामिल नहीं होगा। कोई रिट्रीचमेंट कंपनसेशन मिलता है तो वो भी शामिल नहीं होगा। एक्स ग्रेशिया पेमेंट अगर कोई होता है तो वो भी शामिल नहीं होगा। तो टोटल इमोल्यूमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, जिसकी चर्चा 2M में की गई है कि कौन टोटल इमोल्यूमेंट्स है, कौन बेसिक वेजेज है, ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे होप है कि आपको आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की पारा के पर हम विशेष रूप से फिर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको, जैसे YouTube में चर्चा की गई है, आप इसको ज़रूर प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।